गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। मेनली इस यूनिट के अंदर हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें हेल्थ एंड डिजीज़ दोनों की, तो जो हेल्थ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हेल्थ में बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर। मीन्स क्या? हेल्थ किसको रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपकी जो भी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर आप फुल्ली फिजिकली मैच्योर हो, मेंटल स्टेबल हो, एंड आपकी जो सोशल वेलबींग मीन्स कि आपके जो कनेक्शंस है या फिर आप जो एक दूसरे के साथ जो भी बातें करते हो वो सब अगर अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, राइट। और अगर हम डिजीज़ की बात करें तो व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज अफेक्टेड। मीन्स कि अगर आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या फिर आपकी पूरी बॉडी में कोई भी अगर ऑर्गन सिस्टम हो, अगर वो किसी भी तरह से अफेक्टेड हो रही हो किसी भी चीज़ से, राइट, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ को। ओके, देन आगे बढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी मीन्स क्या? द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of disease, right? अब डिजीज़ के बारे में अगर आगे देखें तो डिजीज़ 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़। फर्स्ट जो है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, एंड जो नेक्स्ट वन है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ मीन्स क्या? Infectious disease means transmit from one person to another person. Infectious disease में क्या होगा कि अगर किसी भी पर्सन को अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, राइट, तो वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है बाय फिजिकल कांटेक्ट या फिर किसी भी तरह के कांटेक्ट से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो दैट डज नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स के जो भी नॉन इन्फेक्शियस टाइप की डिजीज़ होगी वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्लियर? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का अगर कोई भी हम कॉमन एग्जाम्पल देखें तो कॉमन कोल्ड, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो होगा कैंसर। ओके, तो अगर हम अब इस चैप्टर में आगे बढ़े तो नेक्स्ट आएगा पैथोजन, राइट। हमने पैथोलॉजी की डेफिनेशन देखी। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज, राइट। तो पैथोजन मीन्स क्या होगा? पैथोलॉजी एंड पैथोजन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड वर्ड्स है, राइट। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। मीन्स के आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको डिजीज़ कॉज कर रहे हैं,
तो उसे हम बोलेंगे पैथोजन। क्लियर। आगे एक पॉइंट दिया गया है, माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। कॉमन चीज़ है कि आपके स्टेबल माइंड एंड आपके मेंटल स्टेट, राइट, दोनों रिप्रेजेंट करेंगे आपकी हेल्थ को, या फिर दोनों रिप्रेजेंट करेंगे या फिर अफेक्ट करेंगे आपकी हेल्थ को। तो जो भी ह्यूमन हेल्थ है वो 3 तरह से अफेक्टेड होती है। हम वो तीनों चीज़ें देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट दिया गया है आपको वो है जीनेटिक डिसऑर्डर्स। जीनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स क्या कि अगर कोई भी डिसऑर्डर्स जो आपको जीनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या हो सकता है आपकी जब आपकी डेवलपमेंट हो रही हो, मीन्स के मदर फीटस के अंदर जब ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट हो रही हो, एंड तब अगर किसी भी टाइप का कोई भी डिसऑर्डर अगर डेवलप हुआ है तो उसे हम बोलेंगे जीनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो डिफाइंस विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डिफेक्ट्स विथ विच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी चाइल्ड है, राइट, अगर कोई भी चाइल्ड है, अभी जस्ट उसका बर्थ हुआ है और उसे किसी भी टाइप का अगर कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कोई किसी भी टाइप की अगर कोई भी डिजीज़ हो, राइट, तो वो कैसे ट्रांसफ़र हुई होगी, उसके पेरेंट्स थ्रू। मीन्स के जब भी मदर फीटस के अंदर कोई भी ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो रहा था, तब अगर मदर फीटस में से या फिर मदर में से अगर कोई भी डिजीज़ अगर ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हुई होगी तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ जीनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा इन्फेक्शन, राइट। तो इन्फेक्शन मीन्स क्या, इट कैन बी कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर आपको कोई भी पैथोजन थ्रू हो रहा है, पैथोजन मीन्स हमने अभी आगे ही देखा कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं पैथोजन, राइट। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड फंजाई। अगर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसे हम कंसिडर करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर, राइट। जो थर्ड वन है वो है आपकी लाइफस्टाइल। थर्ड वन जो है वो है आपकी लाइफस्टाइल, राइट। तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम फर्स्ट, वैसे तो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, बट हमने 2-3 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वाटर एंड फूड वी टेक। मीन्स कि आप जो भी वाटर, राइट, एंड फूड जो भी आप इनटेक करते हो वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई भी कंटामिनेटेड वाटर पी लिया हो या फिर कंटामिनेटेड फूड अगर आप लोगों ने खा लिया हो तो क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डिजीज या फिर इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी। मीन्स कि आपकी बॉडी को आप जो भी रेस्ट, मीन्स कि आप कितनी देर आराम कर रहे हो उसके ऊपर, फिर आप अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए या फिर फिट रखने के लिए जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो भी किसके अंदर इंक्लूड होंगी, लाइफस्टाइल के अंदर, और वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, हेल्थ के साथ। मीन्स डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होगी, हेल्थ के साथ, राइट। जो थर्ड पॉइंट है वो है हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। मीन्स के बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है जो हमें नहीं होनी चाहिए, राइट, फिर भी हमें वो हैबिट्स होती है, या फिर बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती है जो हमको होनी चाहिए बट वो हमारे अंदर नहीं होती, राइट। तो इस टाइप की जो भी अगर हैबिट्स होगी वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी ह्यूमन हेल्थ को।
सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आगे का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 राइट, जो चैप्टर नंबर 8 था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस राइट, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। मीन्स के ह्यूमंस के अंदर जो भी कॉमनली सब जो डिजीज़ देखने को मिलती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे राइट। सो ये जो टॉपिक है हमारा कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, उसके अंदर जो हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें से जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है हमारी टाइफाइड फीवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे निमोनिया, देन कॉमन कोल्ड, मलेरिया, एमोबाइसिस, एस्कारिसिस, फ्लेरासिस या फिर इसे हम बोल सकते हैं एलिफेंटासिस राइट। देन लास्ट वन इज रिंगवर्म। सो फर्स्ट जो डिजीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टाइफाइड फीवर राइट। तो जो भी टाइफाइड फीवर है वो जब ह्यूमंस को होता है राइट, तो पैथोजन थ्रू होता है। वो पैथोजन कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी। ये एक पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी राइट, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर टाइफाइड फीवर क्रिएट होता है राइट। अब अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है तो उसके सिम्टम्स या फिर साइंस आपको कौन कौन सी दिखेंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले होगा हाई फीवर राइट, सबसे पहले होगा हाई फीवर। देन एब्डोमिनल पेन, मीन्स कि आपको पेट में दर्द होगा राइट। फिर वीकनेस, आप में कमजोरी आ जाएगी। देन हेडेक, सिर दर्द होगा एंड कॉन्स्टिपेशन। क्लियर, ये सब सिम्टम्स हैं। अब अगर टाइफाइड फीवर हुआ है तो वो कैसे ट्रांसमिट होगा? मीन्स कि अगर टाइफाइड फीवर हुआ है तो आपके अंदर कैसे ट्रांसमिट हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन राइट। तो वो होगा जनरली दिस पैथोजेंस जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द थ्रू ब्लड्स। अब अगर आपको टाइफाइड फीवर या फिर साल्मोनेला टाइफी है राइट, वो आपके फूड या वाटर थ्रू जो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होगा राइट, वो जब आप इंटेक करोगे या फिर आप पानी पियोगे या फिर आप खाना खाओगे तो क्या होगा कि वो जो साल्मोनेला टाइफी थी वो आपके स्टमक के अंदर आ जाएंगे राइट, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे। फिर वहाँ से क्या होगा कि वो अलग अलग जगह पर फैल जाएंगे थ्रू ब्लड। क्लियर, और तब आपको होगा टाइफाइड फीवर। देन अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है और उसको आपको कंफर्म करना है तो आप यूज़ कर सकते हो विडाल टेस्ट राइट। एंड जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होगा आपका टाइफाइड फीवर में वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। ये आपने कॉमनली सुना ही होगा निमोनिया। तो निमोनिया भी जो भी पैथोजन थ्रू होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो जो पैथोजन हैं वो क्रिएट करते हैं निमोनिया राइट। अब जैसे हमने टाइफाइड फीवर के अंदर देखा कि आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखेंगे, अगर टाइफाइड फीवर हुआ है आपको तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखेंगे राइट। वैसे ही निमोनिया के अंदर भी जो आपको सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं वो है फीवर, चिल्स मीन्स ठंडी लगना राइट, देन कफ, हेडेक, एंड जो लास्ट है वो है लिप्स एंड फिंगर्स टर्न ब्लूइश इन कलर। मीन्स कि आपके जो लिप्स एंड फिंगर्स राइट जो है वो टर्न इनटू ब्लूइश इन कलर। तो आपको पता चल जाएगा कि
आप निमोनिया से इन्फेक्टेड हो, राइट। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि जो ह्यूमंस में निमोनिया है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स। अब ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स मीन्स क्या, तो आपको अगर कॉमनली समझाने की ट्राई करूँ तो जब आप बातें करते हो, राइट, तो आपके माउथ में से थोड़े थोड़े जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं उसे हम बोलेंगे ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स, राइट। और ये जो ड्रॉपलेट्स है, जो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके माउथ में से रिलीज होते हैं, राइट, वो थ्रू एयर मीडियम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत दूर तक जा सकते हैं, राइट। और फिर क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ पड़ी हुई होगी, अगर उधर बुक्स हो या फिर पेन हो, कोई भी चीज़ पड़ी होगी वहाँ पर वो चिपक जाएंगे, क्लियर। इसे हम बोलेंगे एरोसोल्स या फिर ड्रॉपलेट्स। अब इसके अंदर क्या होगा, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मीन्स के ये किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, फिजिकल कांटेक्ट थ्रू, समझ में आया। मीन्स के फिजिकल कांटेक्ट थ्रू ये एक ह्यूमन बीइंग में से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होगा, राइट, थ्रू शेयरिंग ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ग्लासेस यूटेंसिल्स। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सनस के यूज़ करो तो भी आपको निमोनिया हो सकता है। और इसके अंदर जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है वो होगा आपका एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, राइट। एल्वियोलाई रीजन है जो आपके लंग्स के अंदर, जो भी एल्वियोलाई रीजन है वो अफेक्टेड होगा थ्रू निमोनिया। देखो बच्चों, ये जो सब टॉपिक्स है जो मैंने आपको ये जो नोट्स में से समझा रहा हूँ, वो आपकी अगर एनसीईआरटी के अंदर देखो या फिर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो तो वो सब एक साथ एक पैराग्राफ में सब कुछ एक साथ दिया गया हुआ है, राइट। तो अगर आप इस तरह से याद रखने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है कॉमन कोल्ड, राइट। सुना होगा आप सबने कॉमन कोल्ड। ये जो पैथोजन से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस थ्रू आपको कॉमन कोल्ड होगा, राइट। इसमें भी सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स जो फर्स्ट है वो है नेज़ल कोएगुलेशन एंड डिस्चार्ज। मीन्स के आपके जो नेज़ल्स है, मीन्स के आपके नाक, राइट, जो आपका नाक है उसमें जो आपके दो नेज़ल्स है, राइट, वो सूख जाएंगे, राइट, सूख जाएंगे एंड जाम हो जाएंगे। एंड क्या होगा तो कि कंटिन्यूसली वाटरिंग करेंगे। जब आपके नाक में से कंटिन्यूसली पानी निकलता है तो उसे हम बोलेंगे नेज़ल कोएगुलेशन एंड डिस्चार्ज। देन सोर थ्रोट, मीन्स कि आपका जो गला है वो सूख जाएगा, जल्दी जल्दी आपका जो गला है वो सूख जाता है, राइट। और गले में खराश होती है, मीन्स कि आपको कुछ चीज़ें चुभ रही हो ऐसा फील होगा आपके थ्रोट में। देन जो नेक्स्ट वन है वो है कफ, देन हेडेक, राइट। और ये जो कॉमनली सिम्टम्स है वो आपको फॉर 3 to 7 डेज तक पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है वो होगा आपका नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। मीन्स के रेस्पिरेटरी पैसेज मीन्स के बट नॉट लंग्स। लंग्स के अलावा जो भी आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज होगी, मीन्स के उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे थ्रू कॉमन कोल्ड, राइट। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे हमने आगे देखा था अभी न्यूमोनिया के अंदर, वैसे ही इसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। क्या होगा, द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। न्यूमोनिया के अंदर भी वैसे ही था कि क्या होता था कि जो भी पैथोजन थे वो ट्रांसमिट होते थे थ्रू इनहेलेशन, राइट, थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। कॉमन कोल्ड में भी वैसा ही होगा, जो भी ड्रॉपलेट्स रिलीज हो रहे हैं बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर उसे आप इनहेल कर लोगे अपने अंदर तो भी आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस है।
राइट, और थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, बुक, ग्लास एक्सेट्रा। या फिर अगर किसी को कॉमन कोल्ड है और उसकी आप अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो भी आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मलेरिया, राइट। और ये जो मलेरिया वाला जो टॉपिक है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछते भी हैं, क्योंकि अगर कॉमन डिजीज़ में अगर देखें तो मलेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी लाइफ साइकिल भी दी गई है, हम लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले देख लेते हैं कि मलेरिया है क्या, राइट। तो मलेरिया जो भी पैथोजन थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वो है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम थ्रू होते हैं, वो एक टाइप का पैथोजन है जो मलेरिया क्रिएट करता है, राइट। इसमें भी सिम्टम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होगा वो होगा अर्ली रेस्टलेसनेस, मीन्स कि आप थक जाते हो, राइट, और आपको क्या होगी कि आलस आएगी, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज लेस एपिटाइट, मीन्स कि आप जो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो सब कम हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट वन स्लाइट स्लीपलेसनेस, मीन्स कि आपको नींद आएगी बट कंटिन्यूसली जो नींद आती है वैसे नींद नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी नींद आएगी। देन मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा। देन फीलिंग ऑफ चिलनेस, आपको ठंड लगेगी, राइट। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा थ्रू स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनाफिलिस मस्कीटो, और वो भी फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। जो भी मलेरिया क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है मस्कीटो वो है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, क्लियर। अब अगर मलेरिया के टाइप्स देखें तो वैसे देखें तो 4 टाइप्स है मलेरिया के, बट आपकी बुक के अंदर आपको 3 टाइप दिए गए हैं, राइट। तो वो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताए हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, पीछे प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये इनके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दी गई है, राइट। तो ध्यान से देखना कि क्या है ये। प्लस जो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो किससे कोज होगा? कोज थ्रू बेनिगन टर्शियन मलेरिया, राइट। बेनिगन टर्शियन मलेरिया जो है उससे क्रिएट होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। और ये जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि हमने देखा था आगे कि आपको फीवर आएगा, राइट, या फिर चिलनेस होगी। तो ये जो चिलनेस है वो कंटिन्यूसली आफ्टर 48 आवर्स या फिर एवरी 3 डे, 3 दिन के गैप में आपको कंटिन्यूसली फीवर आएगा और आपको ठंड लगेगी। ये सब उसके सिम्टम्स होंगे, राइट। जो नेक्स्ट है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, राइट। ये जो कोज होगा वो होगा थ्रू क्वार्टन मलेरिया, राइट। लेस कॉमन इन इंडिया, मीन्स कि इंडिया में आपको मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, अदर कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। रिक्यूरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर 72 आवर्स, मीन्स के हर 72 आवर्स के बाद आपको कंटिन्यूसली फीवर एंड चिलनेस होगी आफ्टर एवरी 4th डे। ओके, एंड जो लास्ट टाइप है वो है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, राइट। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम कोज थ्रू मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया थ्रू आपको जो होगा वो होगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। मोस्ट कॉमनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स के पूरे इंडिया के अंदर नहीं बट थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम देखने को मिलेगा। देन इसके अंदर भी फीवर आएगा आपको आफ्टर 42 आवर्स, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है हम देखेंगे मलेरिया की लाइफ साइकिल,
राइट। मलेरिया की लाइफ साइकिल मीन्स के मलेरिया आपको कैसे होता है या फिर मलेरियल डिजीज़ आपको कैसे होती है वो हम देखेंगे। ओके, तो ये जो आपके सामने जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का है एंड इसके अंदर जो डायग्राम दिया गया है उसमें पूरी मलेरियल लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की गई है। तो हम डायरेक्टली थ्रू डायग्राम से ही एक्सप्लेन एंड समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग मलेरियल लाइफ साइकिल के अंदर कि इसके अंदर 2 होस्ट होते हैं, सिंगल होस्ट नहीं, इसके अंदर 2 होस्ट होंगे। सबसे पहले जो होस्ट होगा वो होगा ह्यूमन एज अ होस्ट एंड जो नेक्स्ट होस्ट होगा वो होगा मस्कीटो एज अ होस्ट। मीन्स के सिंगल लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट होंगे। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम है वो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि क्या है कि मस्कीटो है वो ह्यूमन को बाइट कर रहा है, राइट। दिख रहा है डायग्राम में क्लियरली। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इन्फेक्टेड विथ बाइट्स। मीन्स कि आपको पता है कि मस्कीटो जो है वो एक ह्यूमन में से दूसरे ह्यूमन को बाइट करता है, राइट। तो क्या होगा कि जब मस्कीटो ह्यूमन्स को बाइट करते हैं तो वो स्पोरोजोइड्स या फिर आप बोल सकते हो कि उसके जो मस्कीटो के जो पैरासाइट्स हैं वो रिलीज कर देते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। समझ में आया? ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। उसके बाद क्या होगा कि जो भी पैरासाइट्स या फिर स्पोरोजोइड्स जो थे वो ब्लड थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे, लीवर के अंदर। क्लियर? पैरासाइट्स या फिर स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा कि जो भी पैरासाइट्स थे वो लीवर के अंदर पहुंच गए हैं, वो फिर वहाँ पर क्या करेंगे कि लीवर सेल्स को यूटिलाइज करके वो उसके नंबर्स ऑफ कॉपीज बनाएंगे या फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। जो स्पोरोजोइड्स ह्यूमन ब्लड के अंदर आ चुके थे वो क्या हुआ कि ब्लड थ्रू लीवर के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। फिर क्या हुआ कि जो लीवर था वहाँ पर क्या थे, लीवर सेल्स प्रेजेंस। आप देख सकते हो लीवर सेल्स, राइट। जो लीवर सेल्स थे उसका यूटिलाइज करके वो क्या करेंगे, उसकी नंबर्स ऑफ कॉपीज फॉर्म करेंगे। क्लियर? आप देख सकते हो कि पहले जो थोड़े से जो स्पोर्स थे वो बढ़े, राइट। फिर बहुत सारे स्पोर्स बढ़े एंड क्या हुआ, अल्टीमेटली जो भी लीवर सेल्स था वो टूट गए या फिर बर्स्ट होने के बाद ये जो भी स्पोरोजोइड्स थे वो सेल से बाहर निकल गए। क्लियर? रिलीज। आप देखो यहाँ पर द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और फिर क्या होगा कि ये जो लिवर सेल्स थे वो बर्स्ट हो जाएंगे, जो भी पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस हुए थे वो कहाँ पर रिलीज होंगे, आपके ब्लड के अंदर। क्लियर? अगर एक बार ये जो भी पैरासाइट्स या फिर स्पोरोजोइड्स थे वो आपके ब्लड के अंदर पहुंच गए तो डायरेक्टली अटैच किसके साथ होंगे, आपके आरबीसीज या फिर रेड ब्लड सेल के साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएंगे, राइट। अब देखो आगे का जो स्टेज है वहाँ पर, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। समझ में आया? जो भी पैरासाइट्स थे लीवर सेल्स में से जो बाहर निकले वो ब्लड थ्रू कहाँ पर किसके कांटेक्ट में आए, रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर्स एंड अदर सिम्टम्स। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल्स थे उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। क्लियर? देन ये जो पूरी साइकिल थी वो कंटिन्यूसली चालू रहेगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, साइकिल्स ऑफ फीवर। मीन्स के कंटिन्यूसली फीवर नहीं आएगा। हमने जैसे देखा मलेरिया पैरासाइट्स के अंदर जो हमने देखा मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, इन तीनों के अंदर क्या था कि जो भी फीवर आने का जो टाइम था वो डिफरेंट टाइम था। क्लियर? मीन्स के जब भी ये एक साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको फीवर आएगा। क्लियर?
फिर से जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको फीवर आएगा। ये कंटिन्यूसली जो साइकिल है वो चालू रहेगी। एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। और फिर क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल थे उनको इन्फेक्ट किया। फिर रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होगा कि एक जो सिंगल रेड ब्लड सेल था, अगर आप एग्जांपल हो, ये जो था वो सिंगल रेड ब्लड सेल था, राइट। फिर क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल को पूरा इन्फेक्ट किया, नंबर्स ऑफ कॉपीज फॉर्म की। फिर क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल था वो बस्ट हो जाएगा एंड जो भी स्पोर्स थे वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो सारे स्पोर्स बाहर निकले हैं वो क्या करेंगे कि जो दूसरे रेड ब्लड सेल्स है उसको अफेक्ट करेंगे और ये साइकिल कंटिन्यूसली चालू रहेगी। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पोर्स थे वो डेवलप हो गए। क्लियर? उसके अंदर थोड़े जो स्पोर होंगे वो कैसे होंगे, फीमेल स्पोर्स होंगे, थोड़े जो स्पोर्स होंगे वो मेल स्पोर्स होंगे। क्लियर? ये जो सब स्पोर्स थे, फीमेल स्पोर्स एंड मेल स्पोर्स, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, मीन्स के सेक्सुअली कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म गैमेटोसाइट्स। क्लियर? सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन रेड ब्लड सेल। एंड ये जो रेड ब्लड सेल था उसके अंदर जो भी सेल्स डेवलप हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट्स जो भी डेवलप हुए हैं वो क्या करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों, एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म गैमेटोसाइट्स। क्लियर? अब क्या होगा कि ह्यूमंस के अंदर तो गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो चुके हैं, मीन्स के ह्यूमन का जो ब्लड है, राइट, उसके अंदर क्या अब फॉर्म हो चुका है, गैमेटोसाइट्स। क्लियर? तो ये जो गैमेटोसाइट्स है फिर से क्या होगा कि प्रोसेस कंटिन्यूस होगी, मीन्स के फिर से कोई अगर दूसरा मच्छर आएगा या फिर मस्कीटो आएगा वो आपको बाइट करेगा, तो क्या होगा कि जब मस्कीटो आपको बाइट करेगा तो आपके ब्लड में जो भी गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है वो कौन ले लेगा, उसके अंदर मस्कीटो, राइट। और मस्कीटो के जो टिप पोर्शन है वहाँ से वो डायरेक्टली जाएगा उसके स्टमक के अंदर। क्लियर? अब देखो आगे, फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील, मीन्स के जो उसका फूड है, मीन्स के मस्कीटो का फूड क्या होगा, ह्यूमंस का ब्लड। जब वो अपना फूड लेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, गैमेटोसाइट्स। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो स्टमक। अब जो भी गैमेटोसाइट्स थे उसका फर्टिलाइजेशन मीन्स के फर्दर प्रोसेस, जो भी डेवलपमेंट होने की जो भी पूरी प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, मस्कीटो के स्टमक के अंदर। क्लियर? अब क्या होगा कि स्पोर्स डेवलप हो गए हैं, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस या फिर हम बोल सकते हैं स्पोरोजोइड्स एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन। फिर क्या होगा कि मस्कीटो के इंटेस्टाइन में जो भी स्पोर्स थे वो डेवलप हो गए हैं, फिर वो वहाँ से एस्केप होने के बाद कहाँ पर जाएंगे, माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड। और कहाँ पर जाएंगे वो, जो भी मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर। एंड वो जब फिर से ये जो दूसरा मस्कीटो था वो अगर फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसे मलेरिया होगा। समझ में आया? मीन्स के पहले जो होस्ट था वो ह्यूमन होस्ट था। अब देखो यहाँ पर ह्यूमन एज अ होस्ट, मीन्स के जब तक गैमेटोसाइट्स फॉर्म नहीं होते हैं तब तक की जो भी मलेरियल साइकिल थी वो कौन चला रहा था, ह्यूमन एज अ होस्ट, राइट। और एक बार जो गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो गए, जब गैमेटोसाइट्स कोई भी मस्कीटो ने अगर उसके अंदर इनहेल किया, राइट, या फिर ले लिया ऐसे मिल, तो जो भी साइकिल कंटिन्यूस होगी वो होगी मस्कीटो एज अ होस्ट की साइकिल। ये जो पूरी लाइफ साइकिल थी वो थी मलेरिया के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी। तो फर्स्ट जो डिजीज़ थी वो थी टाइफाइड फीवर, उसके बाद हम लोगों ने निमोनिया देखा, फिर कॉमन कोल्ड देखा, देन मलेरिया देखा। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है अमियोबाइसिस, राइट। तो ये जो अमियोबाइसिस है वो के उसका दूसरा नाम क्या है, एमोइबिक डिसेंट्री।
अब आपको कॉमनली पता है डिसेंट्री मीन्स क्या, आपके पेट में जो भी गड़बड़ होती है, राइट, उसे हम कॉमनली कहते हैं डिसेंट्री। क्लियर? मीन्स कि आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, राइट, वो कैसे रिलीज होगा, इन द वाटरी फॉर्म। क्लियर? ओके, तो उसका जो भी पैथोजन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होगा एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर? ये जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका है उसका अगर हम दूसरा नाम दें तो वो है एमोइबा या फिर एमीबा। आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। क्लियर? जो भी एमोबाइसिस है उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो आप देखते हैं तो सबसे पहला जो होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस, अगर हम सिंपल वे में समझने की ट्राई करें तो अगर आप जो भी आप लोगों ने फूड खाया है, राइट, तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको भूख लगेगी, जल्दी जल्दी फिर से भूख लगेगी। क्लियर? और फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो देखो, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। एब्डोमिनल पेन होगा मीन्स कि आपको पेट में दर्द होगा। क्लियर? थर्ड जो है वो स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस। स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस इन द सेंस जो भी आपका जो स्टूल है, राइट, उसमें जो भी म्यूकस या फिर वाटरी मटेरियल होगा उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। क्लियर? देन जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, राइट। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब आप देखो इसके अंदर जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना वो दूसरे सबसे अलग है। इसका जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स थ्रू होगा। देखो, हाउसफुल ट्रांसमिट्स द पैरासाइट। कौन ट्रांसफर करेगा? हाउस फ्लाइज जो है वो ट्रांसमिट करेगा पैरासाइट्स को फ्रॉम फिकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कहाँ से? जो भी फिकस होगा या फिर जो भी स्टूल होगा इन्फेक्टेड पर्सन का, वहाँ से वो ट्रांसफ़र करेगा जो भी पैरासाइट्स है उसको टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड कंटेमिनेट देम। कैसे होगा? तो जो भी हाउस फ्लाइज थी, राइट, वो क्या करेगी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल या फिर फिकस होगा उस पर बैठेंगे तो क्या होगा कि उसके जो पैर थे वहाँ पर जो भी पैरासाइट्स थे वो चिपक जाएंगे एंड फिर वो क्या होगा कि जो भी हाउस फ्लाई थी वो फिर से हमारे जो भी खाना है या फिर फूड है या फिर फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जब वो बैठेंगी तो क्या होगा कि जो भी पैरासाइट्स थे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे हमारे फूड के, राइट, और वो फूड कैसा हो जाएगा? कंटामिनेटेड। क्लियर? एंड जब वो फूड हम खाएंगे तो हमें एमोबाइसिस होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है एस्कारिसिस। राइट, या फिर इसका जो भी पैथोजन है उसका नाम है एस्कारिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। नाम समझ में आया? एस्कारिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। क्लियर? इसमें जो भी सिम्टम्स है वो जो हमने आगे के जितने भी डिजीज़ देखे उससे सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। क्लियर? देखो इसमें क्या होगा, जो भी सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो होगा इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनली ब्लीडिंग होगी आपको, और जो भी इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है आपको वो ब्लीडिंग बाहर कहाँ से निकलेगी? आपके फिकस या स्टूल में। क्लियर? मीन्स कि अगर आपको एस्कारिसिस की डिजीज़ हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको एस्कारिसिस हुई है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो भी लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो स्टूल सैंपल्स होता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको रिपोर्ट देंगे, राइट। जो नेक्स्ट है वो है मस्कुलर पेन, आपकी मसल्स में पेन होगा, राइट। देन नेक्स्ट वन इज फीवर। देन एनीमिया। एनीमिया आपको पता होगा, एनीमिया इन द सेंस, ओके, तो एनीमिया का मीनिंग क्या होगा
कि जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उसका कंटेंट कम हो जाना, मीन्स कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की खामी होना, राइट, वो रिप्रेजेंट करेगा एनीमिया को। क्लियर। जो लास्ट है वो है ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, मीन्स के जो भी आपका इंटेस्टिनल पैसेज है, मीन्स के जो भी आपका पाथवे है इंटेस्टाइन का वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। तो एस्केरिसिस का जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो अलग है। इसमें क्या होगा कि जो भी पैरासाइट्स थे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे, वो जो भी ह्यूमन का जो स्टूल होगा उसमें उसके एग्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। और वो जो भी एग्स थे वो एक्सक्रीट आउट जब करेंगे, मीन्स कि आप देखो यहाँ पर द एग्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड विथ फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट्स सोइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो क्या होगा कि जो भी ह्यूमन्स का जो फिकस था, राइट, वो जब एक्सक्रीट होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, पैरासाइट्स के एग्स प्रेजेंट होंगे, और वो डायरेक्टली कंटामिनेट किसको करेगा, सोइल, वाटर एंड प्लांट। क्लियर। तो अगर आप जब भी इस सोइल, वाटर या फिर प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको एस्केरिसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी फ्लेराइसिस या फिर एलिफेंटासिस, राइट। तो अगर हम गुजराती में इसको बोले तो हाथी पग। क्लियर। तो इसके अंदर जो भी पैथोजन है वो दो पैथोजन है। फर्स्ट वन इज यूचेरिया बेनक्रोफ्टी, देन नेक्स्ट वन इज यूचेरिया मलाई, राइट। ओके, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो स्वेलिंग ऑफ लेग एंड स्क्रोटम, आपका जो लेग है वो फूल जाएगा, एंड स्क्रोटम इन द सेंस अगर आपको बोलूँ तो जो भी टेस्टिस पोर्शन होता है मेल के अंदर, जो भी टेस्टिस पोर्शन होता है उसके ऊपर जो भी एक प्रोटेक्टिव स्किन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्लियर। ये दोनों जगह स्वेल हो जाएगी। ओके, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेस मस्कीटोस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मस्कीटो थ्रू होगा। मस्कीटो का नाम दिया गया है आपको फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटोस। एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है एलिफेंटासिस, राइट। अफेक्टेड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो फिलेरियल वर्म्स कोजिंग स्लोली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स। अब ये जो भी प्रोसेस है, हमने आगे देखा कि स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड स्क्रोटम, राइट। तो ये जो भी प्रोसेस है वो कैसे होगी, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, एक साथ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर आपको रात को मस्कीटो ने बाइट किया तो सुबह होगा तो आपका पैर सूज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, राइट। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, ये जो सब चीज़ें थी, मीन्स के जो जो भी पोर्शंस थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंटासिस होने के चांसेस है, राइट। ओके, तो ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन डिजीज़ का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट कौन सी डिजीज़ है, रिंग वॉर्म, आपने सुना होगा रिंग वॉर्म, राइट। पैथोजन कौन से होंगे, फंगाई बिलोंग टू जिनेरा। फंजाई जो भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, वो किसके साथ रिलेटेड होगी, जो क्रिएट करेंगे आपको रिंग वॉर्म, राइट। तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ पैथोजन दिए गए आपको। फर्स्ट जो है वो ट्राइकोफाइटोन, द नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरियम एंड थर्ड वन इज एपिडर्मोफाइटोन। ये जो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंजाई है वो आपको नेमली रिंग वॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो कहाँ कहाँ पर आपको अफेक्ट करते हैं वो अब हम आगे देखेंगे। इफ़ेक्ट्स, राइट, इफ़ेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पर आपको वो अफेक्ट करेंगी। फर्स्ट जो था वो ट्राइकोफाइटोन, राइट। तो जो ट्राइकोफाइटोन था वो इन्फेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल्स, मीन्स के कहाँ कहाँ पर आपको इन्फेक्ट करेंगे, आपकी स्किन में, हेयर एंड नेल्स को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो माइक्रोस्पोरियम, राइट। माइक्रोस्पोरियम जो है वो
अफेक्ट करेगी आपको हेयर एंड स्किन में। थर्ड जो है वो है एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन जो है वो आपको इन्फेक्ट करेंगी स्किन एंड नेल्स को, राइट। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ, कॉम्स एक्सेट्रा ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर। तो ये जो हमारा टॉपिक था कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक यू। So, good afternoon my dear students, myself मालम दिव्येश। और आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था वो कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो हमने अभी तक जो भी अगले वीडियोस में हमने देखा है कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। इन जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस ऑल अबाउट इम्यूनिटी, राइट। तो अभी आप लोगों ने इम्यूनिटी वर्ड तो सुना ही होगा। अभी देखें तो जो कोरोना है, कोरोना के बारे में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सब बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हुई तो आपको कोरोना के सामने फाइट करने में आसानी होगी एंड ऑल दैट, राइट। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी वर्ड तो सुना है हम लोगों ने, बट इम्यूनिटी है क्या? तो इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट, विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनिटी। मीन्स के आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपकी इम्यून सिस्टम है, राइट, जो भी आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? मीन्स के आपकी बॉडी की जो भी क्षमता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, मीन्स के डिजीज के सामने जो लड़ने की क्षमता है आपकी बॉडी की या फिर इम्यून सिस्टम की, उसे हम बोलेंगे इम्यूनिटी। क्लियर? तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। इम्यूनिटी जो है वह दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो है इनेट इम्यूनिटी, राइट। नेक्स्ट जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों जो इम्यूनिटी है वो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? इम्यूनिटी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो चुका है, तो हम आगे पढ़ते हैं, राइट। अब जो फर्स्ट है वो है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, राइट। तो आप देखो, इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पेरेंट्स। मीन्स के जो भी इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम जो आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई है उससे हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। मीन्स के जो डायरेक्टली आपके बर्थ से ही आपके अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट थ्रू आउट लाइफ। प्रोटेक्ट थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मीन्स के जो भी इम्यूनिटी होगी वो आपकी पूरी लाइफ टाइम, मीन्स के फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ वो आपके साथ रहेगी। क्लियर? देन नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। मीन्स के जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है इनेट इम्यूनिटी की वो स्पेसिफिक नहीं है, राइट। देन दिस इज accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agent into our body। अब ये जो भी इनेट इम्यूनिटी है, राइट, हमने क्या बोला कि जो भी इम्यूनिटी है वो क्या करती है, तो कि कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट करने से रोकती है। तो वैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, उसके लिए आपको कोई भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी
कि जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट ना कर सके। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है बैरियर्स, राइट। तो ह्यूमन बॉडी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं। उसमें से जो मेन 4 बैरियर्स है वो है, यहाँ पर लिखा गया, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। मीन्स के हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट है एंड बैरियर्स प्रेजेंट है। ओके, तो जो फर्स्ट बैरियर है वो है हमारा फिजिकल बैरियर। नाम से ही पता चल जा रहा है कि फिजिकल बैरियर, जो भी फिजिकली, राइट। ओके, तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं स्किन। क्लियर। तो ये जो स्किन है वो है हमारी फिजिकल बैरियर, जो क्या करते हैं तो कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं या फिर अटैक करते हैं उसे रोकते हैं, राइट। एंड दूसरी अगर बात करें हम तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, gastrointestinal tract and urinogenital tracts also helps in trapping microorganisms। मीन्स के म्यूकस लेयर, राइट। आपको पता है म्यूकस, आप 10th में पढ़ चुके हो म्यूकस, राइट। तो जो म्यूकस की जो लेयर्स होती है या फिर प्रोटेक्टिव लेयर हम उसे बोलते हैं, जो एपिथेलियम की बनी हुई होती है, राइट। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक। ये जो तीनों ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक, ये जो तीनों ट्रैक है वो क्या करते हैं तो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ट्रैप कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते। ये था हमारा फर्स्ट बैरियर जो था फिजिकल बैरियर। अब जो नेक्स्ट बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट। फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें देखें हम तो एसिड इन द स्टमक, आपके स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो, देन सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइस ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये जो तीनों चीज़ें हैं, एसिड इन द माउथ, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइस, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो ऐसे फिजियोलॉजिकल बैरियर वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है सेल्यूलर बैरियर। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो वर्क एज अ बैरियर। उसमें नाम दिए गए हैं, आप देखो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स, राइट। नेक्स्ट जो है वो है मोनोसाइट्स, देन नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। ये जो चारों सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपके WBC, मीन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC सेल्स है ये, जो क्या करते हैं? कैन फेगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स। अब फेगोसाइट्स वर्ड सुना है आप लोगों ने, आप लोगों को अमीबा, राइट। अमीबा जो अपना फूड डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्लियर। अब ये चारों जो सेल्स है वो भी किस टाइप की प्रोसेस करते हैं? जैसे अमीबा प्रोसेस करते हैं ना फेगोसाइटोसिस की, वैसे ही ये चारों सेल्स भी क्या करते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे अगर उसके कांटेक्ट में तो वो क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे एंड दे विल डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, राइट। ओके, एंड द लास्ट बैरियर, अब जो है वो लास्ट बैरियर जो है साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन। क्लियर।
अब क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी वायरस इन्फेक्ट करेगा या फिर वायरस अटैक करेगा तो क्या होगा कि जो भी सेल्स है आपकी बॉडी में जहाँ पर वायरस ने अटैक किया है तो वो जो सेल्स है वो रिलीज़ करेंगे वन टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज इंटरफेरोन्स। वो क्या करेंगे कि वन टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिलीज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। अब इंटरफेरोन्स क्या करेगा कि जो भी दूसरे सेल्स है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है अभी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनको डायरेक्टली सिग्नल देगा, राइट, और क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा एंड वो क्या होगा कि जो भी बचे हुए सेल्स थे उनको अफेक्ट नहीं कर पाएगा वायरस। क्लियर? देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मीन्स के आगे अब वायरस इन्फेक्ट ना करे उससे रोकेगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ इनेट इम्यूनिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा या फिर दूसरा टाइप था जो इम्यूनिटी का वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे हमने देखा इनेट इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, फ्रॉम द बर्थ, राइट। जो भी इम्यूनिटी मदर्स या फिर पेरेंट्स में से जो ट्रांसफ़र होती है ड्यूरिंग द बर्थ उसे हमने बोला था इनेट इम्यूनिटी। अब जो नेक्स्ट इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर बर्थ, मीन्स के आपकी बॉडी जो भी इम्यूनिटी एक्वायर करती है आफ्टर द बर्थ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया गया, पैथोजन स्पेसिफिसिटी। मीन्स के अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, अगर एग्जांपल है हम वायरस ने अफेक्ट किया, बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया, फंजाई ने अटैक किया या फिर प्रोटोजुआ ने अटैक किया, तो ये क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इनमें से कोई भी अगर हम ले एग्जांपल बैक्टीरिया का, राइट, तो जब बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया तो उसके सामने जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी हमारी इम्यून सिस्टम वो डिफरेंट टाइप ऑफ होगी। अगर वायरस ने अटैक किया तो उसके सामने भी जो भी हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगी वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ होगी। मीन्स के अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो अलग अलग टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे पैथोजन स्पेसिफिसिटी, राइट। अब ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसका मीनिंग जो है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को आगे समझते हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले देखा कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स थे, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं, राइट। मीन्स के टाइप्स तो बोल सकते हैं बट जो भी रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है ना वो दो टाइप्स के। फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स, फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर? अब देखते हैं आगे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, देखो अगर कोई भी पैथोजन हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो पहली बार आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, समझ में आया, मीन्स के कोई भी अगर पैथोजन ले सकते हैं हम या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम ले जो आपकी बॉडी के ऊपर सबसे पहली बार या फिर फर्स्ट टाइम ही अटैक कर रहा है और उसके सामने तो अगर उसके सामने जो भी हमारी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स दे रही है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्लियर? देखो, व्हेन आवर बॉडी इज एनकाउंटर्स बाय अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम देन द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स।
क्लियर? ओके, तो अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है वो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि अगर कोई भी पैथोजन है, उसने आपको पहली बार अटैक कर चुके हैं और अब फिर से आपकी बॉडी के ऊपर अगर वो ही पैथोजन, सेम पैथोजन अगर अटैक कर रहे हैं और उसके सामने जो भी आपकी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून रिस्पॉन्स देगी आपकी बॉडी, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन रिजल्ट इन हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मीन्स के अगर कोई भी पैथोजन है वो फिर से आपकी बॉडी के ऊपर अगर अफेक्ट कर रहा है, क्लियर, फिर से आपकी बॉडी के ऊपर अगर अफेक्ट कर रहा है, तो उसके सामने जो भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी वो क्विक रिस्पॉन्स देगी। मीन्स के उसको समझने के लिए टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स देगी आपकी बॉडी। एंड इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स, राइट। अब ये जो भी रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी, जो भी आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो भी बॉडी दे रही है, वो किसकी हेल्प से दे रही है? तो के लिम्फोसाइट्स, राइट। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट्स एंड नेक्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स है वो है क्या? क्लियर? जो भी बी लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस होंगे बोन मेरो। बोन मेरो जो आपके प्रेजेंट होता है आपकी थाइस, राइट, लेग्स के जो आपकी थाइस होती है वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बोन मेरो। और जो बोन मेरो है वहाँ से ही आपकी बॉडी में जो भी रेड ब्लड सेल्स बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। मीन्स के जो भी रेड ब्लड सेल्स बनने की जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ पर हो रही है? आपके बोन मेरो के अंदर। क्लियर? एंड जो नेक्स्ट वन है वो है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगी? टू द थाइमस, प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एंटीबॉडीज एंड एंटीजन वर्ड तो सुना ही होगा। एंटीबॉडीज एंड एंटीजन है क्या आखिर? तो देखते हैं। एंटीजन मीन्स क्या कि कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जब वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, राइट, तो उससे हम बोलते हैं एंटीजन। एंड जो भी एंटीजन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आए हैं उसके सामने जो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जो देती है एंड जो प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्लियर? तो एंटीबॉडीज है क्या आखिर? These are army of proteins which fight against the pathogen and provides by B lymphocytes। मीन्स क्या कि एंटीबॉडीज आर वन टाइप ऑफ प्रोटीन्स या फिर आर्मी ऑफ प्रोटीन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, राइट, उसे हम बोलेंगे एंटीबॉडीज। क्लियर? और वो प्रोड्यूस कहाँ पर होंगे? बी लिम्फोसाइट्स पर। अब टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट्स क्या होगा कि जो भी टी सेल है वो क्या करेंगे कि किसी भी तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट वो क्या करेंगे कि जो भी बी लिम्फोसाइट्स थे उनको हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, राइट। ओके, तो जो भी एंटीबॉडीज होती है उसके पास 4 पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो 2 पेप्टाइड चेन होगी वो कैसी होगी? लाइट चेन। एंड दूसरी जो पेप्टाइड चेन होगी वो कैसी होगी? हेवी चेन।
आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली जो लॉन्ग चेन है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर वो है एंटीबॉडी का। ये जो छोटी चेन्स है उसे हम बोलेंगे लाइट चेन, और ये जो बड़ी चेन है उसे हम बोलेंगे हैवी चेन। क्लियर? ये होगा एन टर्मिनल, ये होगा सी टर्मिनल। एंड ये जो साइड्स आपको दिख रही है उसे हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये पूरा जो स्ट्रक्चर वो एंटीबॉडी का है, वो बाइंड किसके साथ होगी? एंटीजन के साथ। ओके, तो अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। जो हमारी बॉडी या फिर बी सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसमें से जो फर्स्ट एंटीबॉडी है वो है IgA। अब IG मीन्स क्या होगा? तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन। IgA मीन्स होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब इम्यूनो मीन्स आपकी जो भी इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है उसे हम बोलेंगे इम्यूनो, एंड ग्लोब्यूलिन मीन्स प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलिन जो है वो वन टाइप ऑफ प्रोटीन है। क्लियर? तो IgA मीन्स के इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। ओके, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन A है वो कंसिस्ट्यूट 10 to 15% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मीन्स के हमारी बॉडी के अंदर जो भी 10 to 15% ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, राइट, वो कौन से होगी? IgA। फाउंड इन द कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग लैक्टेशन। मीन्स के जो IgA है वो सीक्रेट कब होगा? ड्यूरिंग द लैक्टेशन। मीन्स के जब मदर का मिल्क है, राइट, जो मदर के मिल्क होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको IgA एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, राइट। सर्टेन क्रिएट फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स इफ बैक्टीरिया एंड वायरस आर आइदर थ्रू इनहेलिंग। अगर जो IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन है या फिर IgA एंटीबॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा या फिर रिस्पॉन्स कब देगा? जब आपकी बॉडी किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आएगी, तब जो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो देगा वो देगा IgA मॉलिक्यूल। ओके, देन जो नेक्स्ट वन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन वो है IgM। IgM कितने परसेंट होगा आपकी बॉडी के अंदर? तो 10 to 15%, सॉरी 5 to 10% जो एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होगी वो कौन से होगी? IgM। शोज द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमने IgA में भी ऐसा बोला था कि सबसे पहला रिस्पॉन्स देगा, एंड IgM में भी बोला कि शोज फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? तो IgA जो है वो सबसे पहला रिस्पॉन्स कब देगा? कि जब वो किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो जो रिस्पॉन्स जो देगा वो देगा IgA। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी जो है वो किसी और पैथोजन के कांटेक्ट में आएगी तो उसके सामने जो भी सबसे पहला रिस्पॉन्स जो देगा वो देगा IgM, राइट। अब नेक्स्ट वन इज IgE। IgA हमारे बॉडी के अंदर लेस देन 0.1% से भी कम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी। मीन्स कि अगर एलर्जी की अगर हम बात करें तो हमें अगर किसी भी टाइप की अगर एलर्जी होगी तो तब जो भी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी उसे हम बोलेंगे IgE। जो एलर्जी का जो मीनिंग है वो हम आगे देखेंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है IgG। IgG आपकी बॉडी के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होगा? ऑफ द टोटल 80%। आपकी बॉडी के अंदर जो भी टोटल 80% ऑफ एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है वो हो गए IgG।
इट इज़ ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये एक ही ऐसी एंटीबॉडी है, राइट, या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन है जो कैपेसिटी रखती है टू क्रॉस द प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा क्या है? तो कि आपको पता होगा कि जो भी मदर फीटस है, राइट, मदर फीटस जहाँ पर ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है या फिर जाइगोट डेवलप हो रहा है, वो जो एक चेन होगी या फिर एक जो रूट होगा उससे हम बोलेंगे प्लेसेंटा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मदर के साथ, राइट। अब आगे देखते हैं तो कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड जो नेक्स्ट है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मीन्स के एक जो इम्यूनिटी है वो किसके साथ रिलेटेड होगी? एंटीबॉडी के साथ, कि आपकी बॉडी जब भी एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी और उसके साथ जो भी इम्यूनिटी आपकी बॉडी देगी उसे हम इंक्लूड करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर? तो अब देखते हैं फर्स्ट वन, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके अलावा अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो भी आप क्या लिखेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन बॉडी लाइक ब्लड प्लाज्मा। अब ये जो एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होगी? कि आपके ब्लड के अंदर जो भी एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द ब्लड, राइट, उससे जो भी इम्यूनिटी क्रिएट होगी उसे हम इंक्लूड करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल पैथोजन एंड वायरसेस दैट इंजेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स कि आपके जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें से अगर आपको किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस टाइप ऑफ पैथोजन ने अगर आपको इन्फेक्ट किया है तो उसके सामने जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्स देगी वो होगी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का दूसरा नाम है टी सेल इम्यूनिटी, राइट। और ये जो टी सेल इम्यूनिटी है वो क्या करेगी कि आपकी बॉडी में किसी भी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन की प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मीन्स के जो टी सेल है वो एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्लियर? इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। समझ में आया? एंटीबॉडीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं बट इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बट वो डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ होंगे? टू द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, राइट। और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स है वो हम अब आगे देखते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, उसमें जो सबसे पहला लिम्फोसाइट है वो है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल मीन्स stimulate the B lymphocytes for production of antibodies and also stimulate killer cells. Means helper T cell है वो क्या करेगा? Stimulate the production of B lymphocytes. जो भी B lymphocytes का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करेगा। अगर B lymphocytes जो है उसके प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा कि जो भी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर किलर सेल्स। ये जो टी सेल्स या फिर जो किलर सेल्स है वो कैसे सेल्स होंगे? दिस सेल्स किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करेंगे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस जो भी आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको किल कर देंगे। बट उसके साथ साथ वो क्या करेंगे कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स, राइट, या फिर हेल्दी सेल्स जो भी प्रेजेंट है उसको भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो किल कर देंगे। इस टाइप के सेल्स को बोलेंगे हम किलर सेल्स।
थर्ड वन इज मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी टी सेल्स का काम क्या होगा कि अगर हमने जैसे आगे देखा फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वैसे ही इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी एंटीजन जो है आपकी बॉडी के कांटेक्ट में पहले आ चुका है, राइट, तो उसके लिए तो हमारी बॉडी ने पहले से ही एंटीबॉडीज बनाकर रखी होंगी, राइट। जो अगर वो ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर फिर से आएगा और उसके सामने जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देंगे वो किसकी हेल्प से देंगी, वो देंगी मेमोरी टी सेल्स की हेल्प से, राइट। दे रिकॉग्नाइज ओरिजिनल एंटीजन इवन ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर। मीन्स के जो भी एंटीजन होगा जिसके साथ हमारा फर्स्ट एनकाउंटर हो चुका है, राइट, अगर वो आफ्टर सम ईयर्स, अगर वो थोड़े साल बाद भी अगर हमारी बॉडी के अंदर वो सेम एंटीजन आएंगे तो उसके सामने जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देंगे वो सेल्स होंगे मेमोरी टी सेल्स। देन सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स का काम क्या होगा कि जो भी हमारे किलर सेल्स थे, किलर सेल्स या फिर टी सेल्स, वो क्या करते थे कि जो भी हमारे हेल्थी सेल्स या फिर नॉर्मल जो सेल्स थे उसको भी वो किल कर देते थे, राइट। तो वो जो प्रोसेस है उसको सप्रेस करने के लिए या फिर कम करने के लिए जो भी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उसे हम बोलेंगे सप्रेसर सेल्स। These cells are capable of suppressing the function of the killer cells। मीन्स के जो भी किलर सेल्स का जो भी फंक्शन है उसको स्टॉप करने के लिए जो भी हमारे पास सेल्स है उसे हम बोलेंगे सप्रेसर सेल्स। ओके, तो इम्यूनिटी के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट जो टॉपिक देखा वो था इनेट इम्यूनिटी, देन हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हमने इनेट इम्यूनिटी देखा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी देखा, अब जो देखेंगे वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स क्या? व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड बाय एंटीजन देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स क्या, इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी होस्ट हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो उसके ऊपर क्या अफेक्ट करेंगे, एंटीजन। जब कोई भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी भी एंटीजन ने अटैक किया तो उसके सामने जो भी एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी या फिर प्रोड्यूस्ड होंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर और जो भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। It is a slow process and takes time to give full effect। मीन्स के इसके साथ क्या होगा कि जो भी ये प्रोसेस होगी वो बहुत स्लो होगी और जो भी एंटीजन है उसके सामने उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। अब नेक्स्ट वन इज पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि अगर किसी भी एंटीजन ने हमारे ऊपर अटैक किया और हमको पता है कि इस एंटीजन ने हमारे ऊपर अटैक किया है, राइट, तो उसके सामने अगर हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो आते हैं ना, अगर वो हमने उसके सामने डायरेक्टली इंजेक्ट किया एंड उसके बाद जो भी इम्यूनिटी या फिर रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी उसे हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। मीन्स व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज, समझ में आया, मीन्स के जो भी रेडीमेड एंटीबॉडीज है आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी अगेंस्ट फॉरिजन पार्टिकल्स। मीन्स के जो भी रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो जब डायरेक्टली हम देंगे हमारी बॉडी को, राइट, तो उसके बाद जो भी इम्यूनिटी क्रिएट होगी उसे हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन वर्ड पर जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन मीन्स क्या होता है, राइट। तो वैक्सीन मीन्स क्या? इट इज़ अ सब्सटेंस यूज टू स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मीन्स के कोई भी ऐसा सब्सटेंस कि जो क्या करेगा, स्टिम्युलेट इन द सेंस वो इंक्रीज करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज को डेवलप करने की प्रोसेस में स्पीड अप करे या फिर इंक्रीमेंट लाए, राइट,
एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन ऑफ द सेवरल डिजीज। और वो क्या करेगा, तो कि इम्यूनिटी डेवलप करेगा, उसे हम बोलेंगे वैक्सीन। क्लियर। और जो ये वैक्सीन है वो डेवलप किस में से होगी, जो भी पैथोजन या फिर जो भी एंटीजन थे, वो जो एंटीजन के जो प्रोटीन, एंटीजन के अंदर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, वो प्रोटीन्स को आइसोलेट करने के बाद वो जो प्रोटीन्स हमें मिलेंगे उसमें से जो भी नेक्स्ट डेवलप मीन्स के फर्दर प्रोसेस के बाद हम प्रोड्यूस करेंगे वैक्सीन। क्लियर। अब हमें वैक्सीन की डेफिनेशन तो पता है, अब देखते हैं वैक्सीनेशन मीन्स क्या। राइट। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू एन इंडिविजुअल टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटीजन। मीन्स के क्या, कि अगर कोई भी वैक्सीन हो, वैक्सीन मीन्स हमें पता है, राइट। अगर कोई भी वैक्सीन जो है हम अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम दे, तो उसके बाद जो भी वो प्रोटेक्शन, अगर आपको एग्जांपल दूँ मैं, तो आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स, राइट, स्मॉल पॉक्स है या फिर पोलियो है, उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं छोटे बच्चे को, राइट। तो वो वन टाइप ऑफ वैक्सीन है और उसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। मीन्स के क्या होगा कि जो भी छोटा बेबी है उसके अंदर पहले से ही जो भी एंटीजन अभी आए नहीं है, राइट, अभी एंटीजन ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटीजन है उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन हम उनकी बॉडी में एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है, मीन्स के जो भी स्मॉल बेबी की या फिर छोटे बच्चे की जो भी इम्यूनिटी है, वो क्या करेगी कि उसके सामने एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स के वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे कि उसके साथ कनेक्टेड रखेंगे, मीन्स के उसके अंदर मेमोरी टी सेल्स के अंदर वो स्टोर करके रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से एंटीजन आएंगे छोटे बेबी के टच में, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसके सामने सेकेंडरी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। इसे हम बोलेंगे वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या, कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वैक्सीन। इन द सेंस इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी ह्यूमन है, राइट, उसके अंदर स्पेसिफिक वैक्सीन मीन्स के स्पेसिफिक वैक्सीन को अगर हम इंजेक्ट करें, कि हमें पता है कि ये जो पर्सन है उसको ये बीमारी होने वाली है, राइट, तो हम अगर उसको पहले से ही वैक्सीन दे दे, स्पेसिफिक वैक्सीन दे दे उस डिजीज़ की, तो वो क्या करेगा कि उसकी बॉडी पहले से उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगी और वो क्या करेगी कि उसकी बॉडी पहले से एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। क्लियर। तो अब जब वो उसका सेकेंडरी एनकाउंटर होगा, मीन्स के सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब भी वो आएगा, तो वो स्पीड अप में पूरी प्रोसेस हो जाएगी और ह्यूमन को किसी भी तरह के इन्फेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है इसके अंदर। ये जो भी स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज्ड होती है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है उसका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, राइट। जो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो प्रोड्यूस होती है ईस्ट के अंदर से, ईस्ट में से। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो है एलर्जीज। हमने अभी आगे देखा था एलर्जीज, राइट, के आईजीई है वो हमारी बॉडी के अंदर 0.01% ही प्रेजेंट होता है, लेस देन 0.01%, राइट। और वो डेवलप कब होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जीज। तो एलर्जी मीन्स क्या, कि अगर आपको एग्जांपल दूँ कि अगर कोई भी एक रूम है जो बहुत टाइम से बंद था, राइट, तो अगर आप उस रूम के अंदर अगर आप जाओगे
और फिर क्या होगा कि आपको इनहेल करने में मीन्स के रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या आएगी, आपको छींक आएगी, राइट। मीन्स के क्या होगा कि जो भी उस रूम के अंदर जो भी धूल मिट्टी प्रेजेंट थी या फिर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट थे, राइट, वो क्या करेंगे, आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ भी वो जो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें वो अच्छे से नहीं करने देंगे, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एलर्जी क्रिएट होगी, मीन्स के कुछ सेंसेशन ऐसी मिलेगी जिसकी वजह से आपको क्या आती है, छींक आती है, राइट। ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे एलर्जी। देखो डेफिनेशन, द एक्सरीगेटेड रिस्पॉन्स। तो एक्सरीगेटेड रिस्पॉन्स मीन्स के कुछ भी चीज़ को बाहर निकालने की प्रोसेस, राइट, मीन्स के जल्दी से बाहर निकल जाए, राइट, ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मीन्स के अगर कोई भी ऐसे एंटीजेंस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं, बट आपकी बॉडी क्या करेगी कि उसको जल्दी से बाहर निकालना है, राइट, आपकी बॉडी के अंदर उसको रहने नहीं देना है, तो उसके सामने जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे एलर्जी। ओके, तो हमने एलर्जी देख लिया। अब देखते हैं एलर्जेंस मीन्स क्या। तो द सब्सटेंस टू विच द इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, मीन्स के ऐसे सब्सटेंस जिसके सामने हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप किया है, उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एलर्जेंस, राइट। एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दिस आर IgE टाइप, जो हमने पहले ही देख लिया था इम्यूनोग्लोब्युलिन के अंदर कि जब भी हमें किसी भी टाइप की अगर एलर्जी होगी तो उसके सामने जो भी एंटीबॉडी डेवलप होगी वो होगी IgE टाइप। ओके, तो अब देखते हैं सिम्टम्स। एलर्जी के सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट वन इज स्नीजिंग, मीन्स के छींक आना। नेक्स्ट वन इज वाटरी आइज, मीन्स के आपके आँखों में से पानी निकलेगा। देन रनिंग नोज, राइट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब जो सिम्टम्स है वो आपको कब दिखेंगे, ड्यूरिंग द एलर्जी। अब अगर आपको किसी भी टाइप की अगर एलर्जी हो तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, या फिर हम ड्रग्स को मेडिसिन भी बोल सकते हैं, राइट। यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एड्रेनलिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टीरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है जिसके सामने, एलर्जी के सामने, उसे वो कम कर देंगे, राइट। तो ड्रग्स कौन कौन से यूज़ होंगी, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉइड्स, राइट। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। अब आपकी बॉडी जो भी एलर्जी क्रिएट करती है, मीन्स के जो भी रिस्पॉन्स देती है, वो किसकी वजह से देती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। मीन्स के आपकी बॉडी में से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। जब ये दो केमिकल्स है जब रिलीज होंगे तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है ऑटो इम्यूनिटी। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज डिस्ट्रॉय फॉरिजन प्रोटीन। मीन्स देखो इसके अंदर क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी के अंदर हमको पता है कि बॉडी क्या करती है ऑलवेज, कि अगर बाहर से कोई भी मटेरियल या फिर फॉरिजन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर। तो ये जो सेल्फ से है, मीन्स के खुद पे खुद ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम इंक्लूड करेंगे ऑटो इम्यूनिटी के अंदर। देखो यहाँ पर है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजन्स द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। मीन्स क्या होता है कि कुछ टाइम पे क्या होता है कि ड्यू टू सम जेनेटिक चेंजेस और कुछ ऐसे रीजन्स जिसकी वजह से हमारी खुद की बॉडी ही खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, राइट।
तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी हमारी खुद की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तब जो भी डिजीज़ क्रिएट होगी उसे हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़, राइट। और इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलेंगे हम ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हमारे इम्यून सिस्टम की बात की गई है, तो इम्यून सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। मीन्स कि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है वो किससे बनी हुई है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, देन टिश्यूज, सेल्स एंड सम सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। मीन्स कि जो भी हमारे इम्यून सिस्टम है वो इन अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट जो है वो है लिम्फोइड ऑर्गन्स, द नेक्स्ट वन इज टिश्यू, थर्ड वन इज सेल्स, देन सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज मीन्स क्या कि हमारे जो भी एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो सोल्यूबल फॉर्म में रहते हैं ब्लड के अंदर, राइट। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। देन ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो काम क्या करेगी, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। जब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तब जो हमारी बॉडी उसके सामने जो रिस्पॉन्स करेगी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी हमारी इम्यून सिस्टम। देन ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स के ये जो तीनों चीज़ें दी गई है आपको, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगी हमारी इम्यून सिस्टम, राइट। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो हमने देखा था लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स देखते हैं हम, राइट। ऑर्गन्स वेयर मैच्योरेशन एंड प्लोरिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। मीन्स के बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर सेल्स का मैच्योरेशन एंड प्लोरिफिकेशन मीन्स के डिफ्रेंशिएशन, एक में से दो, दो में से चार, ये जो सेल्स बनते हैं, राइट, वो ऑर्गन्स को हम बोलेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसके अंदर दो चीज़ें होती है, बोन मेरो एंड थाइमस, राइट। एंड जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसके अंदर आएगा स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, लाइक ये सब जो चीज़ें हैं वो आएगी सेकेंडरी लिम्फोइड के अंदर। तो हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, राइट। तो ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट मैच्योर एंड एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। मीन्स के बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स इन द सेंस बी सेल एंड टी सेल, राइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जहाँ पर मैच्योर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज बोन मेरो, नेक्स्ट वन इज थाइमस, राइट। तो बोन मेरो क्या है, द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस। बोन मेरो क्या है, तो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं आरबीसीस, राइट, जो भी आरबीसीस प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बोन मेरो के अंदर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज थाइमस। तो थाइमस लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो जो थाइमस है, राइट, वो थाइमस कहाँ पर प्रेजेंट होगा, नियर द हार्ट, मीन्स कि आपके हार्ट के नज़दीक प्रेजेंट होगा एंड आपकी ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होगा। क्लियर। थाइमस इज यूनिक। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज। जो थाइमस की साइज़ होती है वो जब आपके बर्थ होता है तब वो बड़ी होती है, राइट, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे थाइमस की साइज़ जो है वो छोटी होती जाएगी। ये था हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब जो नेक्स्ट है वो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, राइट।
ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट अंडरगो प्लोरिफ्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। मीन्स के सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं, मीन्स के बी सेल्स एंड टी सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका प्रोलिफ्रेशन होगा एंड डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जांपल देखें तो स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो चीज़ें हैं वो आएगी, वो इंक्लूड होगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ओके, तो देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है स्प्लीन, राइट। तो स्प्लीन कैसा होता है? दे आर लार्ज बीन सेट, आप देख सकते हो यहाँ पर, दे आर लार्ज बीन सेप्ट ऑर्गन, राइट। दे कंटेन्स फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स हमको पता है, जो भी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं वैसे सेल्स, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स पता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन कैसे काम करेगी? तो कि अ टाइप ऑफ फिल्टर, मीन्स के जो भी आपका ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? स्प्लीन। और जब फिल्टर हो जाएगा आपका ब्लड तो वो श्योरिटी देगा आपको कि आपके ब्लड के अंदर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है अब, राइट। द नेक्स्ट वन इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है? तो कि स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग विथ लिम्फेटिक सिस्टम। मीन्स कि आपकी बॉडी में जो भी लिम्फेटिक सिस्टम्स प्रेजेंट है वहाँ पर कुछ पोर्शंस पर कुछ स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। आपके लिम्फेटिक सिस्टम के जो लास्ट एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स या फिर सम स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। उसका क्या, लिम्फ नोड्स क्या काम करेंगे? एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब वो क्या करेंगे लिम्फ नोड्स के जो भी एंटीजन्स जो है वो जो लिम्फ नोड ट्रैप करेगा, राइट, तो उसके सामने स्पेसिफिक जो भी रिस्पॉन्स देने के लिए हमें लिम्फोसाइट चाहिए होंगे, बी लिम्फोसाइट्स या फिर टी लिम्फोसाइट्स, राइट, उसके एक्टिवेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लिम्फ नोड्स। मीन्स के लिम्फ नोड्स पहले तो क्या करेगा कि आपकी ब्लड में जो भी एंटीजन्स है उसको ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद वो सिग्नल देगा एंड सिग्नल मिलेगा डायरेक्टली लिम्फोसाइट्स को, मीन्स के बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को, और वो एक्टिव हो जाएंगे, राइट। देन लास्ट वन इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, MALT, माल्ट। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये जो माल्ट है वो हमारी बॉडी में 50% ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये था हमारा पूरा टॉपिक इम्यूनिटी। थैंक यू।